चलो ध्यान देना, सेक्शन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। 14 में एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन, एक कॉमन प्रॉब्लम जो बार बार जीएसटी में आ सकती है, एसएससी को भी और डिपार्टमेंट को भी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक सॉल्यूशन देने की उन्होंने कोशिश की है। हमने देखा था कि किसी भी जीएसटी वाले ट्रांजेक्शन में जो एक्टिविटीज होती है, हमने देखा 3 एक्टिविटीज होती है। 3 एक्टिविटीज में कौन सी? एक तो सप्लाई, दूसरा इनवॉइस इशू करना, और तीसरा पेमेंट रिसीव करना। ठीक है, 3 एक्टिविटीज होती है। अब ये तीनों एक्टिविटीज सेम डे पे होंगी ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो हमने देख ही लिया कि अलग अलग डेट्स पे ट्रांजेक्शन होते हैं। इन बिटवीन दिस ट्रांजेक्शन या इन बिटवीन दीज 3 एक्टिविटीज ऐसा हो सकता है कि किसी भी डेट पे सडनली जीएसटी के रेट्स चेंज हो जाए? पॉसिबल है, हो सकता है। क्योंकि आपको सिस्टम पता है, काउंसिल की मीटिंग होती है, काउंसिल की मीटिंग में डिसीजन होता है, वोटिंग होती है, और आज रात 12 बजे से या कल से रेट चेंज इमीडिएटली चेंज हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अब आपका ट्रांजेक्शन मिडवे था, मतलब आपने सप्लाई कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया, पेमेंट आना बाकी है, सप्लाई कर दिया, पेमेंट आ गया, इनवॉइस इशू करना बाकी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन ट्रांजेक्शन्स के बीच में अचानक से रेट चेंज हो गया। अब कंफ्यूजन आ गया एसएससी को, बोला पुराना रेट लगाऊं कि नया रेट लगाऊं? 5 का 12 हो गया, 12 का 5 हो गया, 5 का 18 हो गया, कुछ भी रेट चेंज हो सकता है ना, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो बोले कौन सा रेट लगाया, पुराना वाला रेट या नया रेट? तो दोनों ने डिसाइड किया, बायर सेलर ने, विच एवर इज लेस। अपना भी फायदा उसी में, डिपार्टमेंट विच एवर इज अर्लियर पे चलता है, तो अपने विच एवर इज लेस पे चलेंगे। बट ऐसा अगर करेंगे तो डिपार्टमेंट को हमेशा मिनिमम रेवेन्यू मिलेगा, जो हो सकता है कि कंसेप्चुअली ठीक ना हो। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने से बेटर है एक सेक्शन बना के इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। वही सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 14 में निकाला कि करना क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 3 क्राइटेरिया है या 3 वेरिएबल्स है, एक सप्लाई, दूसरा इनवॉइस, और तीसरा पेमेंट। 3 अलग अलग एक्टिविटीज। अब आप कभी भी कंपैरिजन कर रहे हो तो एक टेबुलर फॉर्मेट में भी आप कंपेयर करोगे तो 3 वेरिएबल्स को एट ए टाइम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कंपैरिजन तो 2 वेरिएबल्स में हो सकता है ना, कि भाई कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में। तो क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं और एट ए टाइम तीनों कंपेयर नहीं हो सकते, ऑप्शन एक ही है कि हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट बना दें। मैथ्स में होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो किसी एक वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट बना दें तो बाकी दोनों के वेरिएशंस को फिर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल में आपको दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन सेक्शन में, उन्होंने वही किया हुआ है। पहले क्या कर रहे हैं, जो सप्लाई है ना इसको टारगेट किया, बोला एक काम करते हैं, पहले ये फिक्स कर लेते हैं कि जो सप्लाई है जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके पहले हो गया था या सप्लाई बाद में हुआ, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। फिर बाकी की 2 चीजों में बिफोर आफ्टर वाला ऑप्शन लगा के देख लेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है, ये तीनों के बीच में कहीं ना कहीं रेट चेंज हुआ है, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले कुछ डेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि कौन सी डेट पे रेट चेंज हुआ, पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है, वो पहले फिक्स कर लेते हैं। तो ये चीजें आपको और इजीली समझ में आएंगी। डेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स या जीएसटी, ठीक है। ये डेट अज्यूम कर रहे हैं, जैसे 1 जुलाई ले लेते तो वही डेट रखते हैं, ठीक है। इस दिन पे जीएसटी का रेट चेंज हो गया। जो ओल्ड रेट था, एग्जिस्टिंग रेट, वो था 5%, और जो न्यू रेट है ऑब्वियसली जीएसटी बढ़ ही रहा है, 12% ले लेते हैं। तो 5% से जीएसटी कितना हो गया, 12%। इस दिन से इफेक्टिवली अप्लाई हुआ 1 जुलाई से। अब अपना ये सब ट्रांजेक्शन जो है ना इसी डेट के नियर अबाउट चल रहा था। तो एक अजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई है वो 1 जुलाई से पहले हो चुका था। एक अजम्पशन पे तो चलना ही पड़ेगा, तो बाकी की पॉसिबिलिटीज फिक्स होंगी। तो जो सप्लाई वाली डेट है वो अपने यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं कि इट इज डन बिफोर। बिफोर का मतलब इस डेट से पहले, कोई भी डेट आप मान लो, 25 जून मान लेते हैं, सप्लाई इस दिन हो चुका है बिफोर। अब वो 25 हो, 27 हो, 28 हो, फर्क नहीं पड़ता, 1 जुलाई से एटलीस्ट एक दिन पहले होनी चाहिए, उतना इनफ है। अब बाकी दोनों डेट्स का क्या है, जैसे अपने बात कर रहे हैं इनवॉइस की और बात कर रहे हैं पेमेंट की। तो ये 2 डेट्स में से कोई भी बिफोर कोई भी आफ्टर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इनवॉइस पहले इशू हो गया हो, पेमेंट आना बाकी हो सकता है कि पेमेंट पहले आ चुका हो, इनवॉइस इशू करना बाकी हो, या फिर अदर कंडीशंस भी पॉसिबल है कि दोनों ही चीजें पेंडिंग थी, दोनों बाद में हो। तो यही सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे हमें कंसिडर करना है, और हर एक केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे वो देखना है। एक एक करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन अपने ऐसी अज्यूम कर लेते हैं जहाँ पे इनवॉइस इशू करना बाकी था। जैसे ये डेट थी ना 1 जुलाई, तो आपका इनवॉइस जो इशू हुआ वो 3 जुलाई को हुआ, और जो पेमेंट आया वो आया 10 जुलाई को, ऐसा मान लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इनवॉइस वाज इशूड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स एंड पेमेंट वाज आल्सो रिसीव्ड आफ्टर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। ये आ गया समझ में? एग्जाम्पल और कंडीशन दोनों साथ में बता रहा हूँ। तो देखो, सप्लाई बिफोर हो चुका है, ये अजम्पशन हमने पहले ही ले लिया। इनवॉइस का भी इशू हुआ चेंज होने के बाद, पेमेंट का भी रिसीव हुआ रेट चेंज होने के बाद। अब ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट बोल रहा है आपको टाइम ऑफ सप्लाई जो अज्यूम करना है, दैट टाइम ऑफ सप्लाई विल बी विच एवर इज अर्लियर। इधर लिख देता हूँ, विच एवर इज अर्लियर।
अर्लियर मतलब इन दोनों में से, तो क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, इस केस में इनवॉइस। आ गया समझ में, दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब जब टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो ही गया है तो जीएसटी का रेट भी डिसाइड कर लें कि कितना जीएसटी में आपसे चार्ज करूँ इस ट्रांजेक्शन पे, 5% या 12%। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, 12%। क्यों ऐसा, क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये देखो कि इस दिन पे जीएसटी का कौन सा रेट एप्लीकेबल था, 12%, क्योंकि 1 तारीख से रेट चेंज हो चुका है। तो अब जो मैं आपको इनवॉइस इशू करके दिया है ना ये वाला, मुझे उसमें जो आपसे जीएसटी का रेट चार्ज करना चाहिए दैट विल बी न्यू रेट एंड इट इज 12%। आया समझ में, सिचुएशन क्लियर। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला है, पॉसिबिलिटीज पे हम बात कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, एक सिनारियो है, ऐसी और भी सिचुएशंस हो सकती है जो हमें कंप्लीट करनी है। तो सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं। अब इसमें अजम्पशन अपने ऐसा लेते हैं, ये तो फिक्स रहेगा, सप्लाई तो ऑलरेडी हो चुका है, इनवॉइस और पेमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो गया था, तो मैं इसको लिख रहा हूँ बिफोर। बिफोर मतलब इस डेट से पहले, 30 जून रख लेते हैं, ठीक है। इस डेट पे इनवॉइस इशू हुआ। पेमेंट वाले केस में आफ्टर वाली कंडीशन लेते हैं, पेमेंट जो आया 5 जुलाई को आया। आया समझ में। अब अगर ये सिचुएशन है, देखो सप्लाई ऑलरेडी हो गया था, इनवॉइस जो है वो भी इशू हो गया था, लेकिन पेमेंट आना बाकी था, और इन दोनों डेट्स के बीच में कहीं ना कहीं जीएसटी का रेट एकदम से चेंज हो गया। अब 5% जीएसटी लगाऊं या 12% जीएसटी लगाऊं ये क्लियर नहीं है। तो टाइम ऑफ सप्लाई का ये जो सेक्शन 14 है ये बोलता है कि इस सिचुएशन में द डेट ऑफ इनवॉइस विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी थी, ये वाली, तो ये डेट आएगी। ये सेक्शन बोल रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में आपको डेट ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। अब आप ही बताओ कि इस डेट पे रेट कौन सा चल रहा था, ओल्ड रेट या न्यू रेट, ओल्ड रेट। तो उस सिचुएशन में ओल्ड रेट के हिसाब से जीएसटी लगना चाहिए, कितना, 5%। और ये लॉजिकल भी है ना, जब इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो गया था तो इनवॉइस बनाते टाइम तो 5% का ही रेट चल रहा था, तो इनवॉइस बनाने वाले ने वही रेट पे जीएसटी लगाया होगा ना, उसको क्या पता अभी 2 दिन बाद मीटिंग होगी और रेट चेंज हो जाएंगे, तो उसने तो अपने हिसाब से इनवॉइस बना दिया। तो लॉजिकल है कि ऐसे होना चाहिए। आया समझ में, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। वैसे ही थर्ड पॉसिबिलिटी भी आएगी इसमें। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, इनवॉइस जो है वो बाद में इशू हुआ और पेमेंट बिफोर, पेमेंट ऑलरेडी आ गया था। इसमें भी डेट अज्यूम कर लेते हैं, 4 जुलाई ले लेते हैं। इनवॉइस 4 जुलाई को इशू हुआ और क्योंकि पेमेंट पहले ही आ गया था 1 जुलाई से पहले की डेट 30 जून। क्लियर है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई जो अज्यूम करने के लिए बोला गया है दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट, और वो हो जाएगी 30 जून। और उस दिन रेट क्या चल रहा था, 5%, दैट इज द ओल्ड रेट। तो 5% पे जीएसटी पे करना है। आ गया समझ में, ये भी लॉजिकल है। 30 जून को पेमेंट करते टाइम पेमेंट करने वाले को भी यही पता था कि 5% रेट है, तो उसने पैसे भिजवाए भी होंगे तो 5% जीएसटी के साथ ही भेजे होंगे ना, तो ओल्ड रेट रहने दो, वो सही है। क्लियर हो गया। अब इसको ना याद करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, एक लॉजिक भी अपने लगा सकते हैं, वो भी देख लो। याद करने के लिए सिचुएशन है, सप्लाई आपने क्या अज्यूम किया, बिफोर। मैं बिफोर आफ्टर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सप्लाई जो है वो बिफोर अज्यूम कर लिया था, इनवॉइस और पेमेंट में हमने लिया आफ्टर आफ्टर। अच्छा, इसमें एक और कॉम्बिनेशन आ सकता है, बिफोर बिफोर वाला आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना। मतलब सप्लाई भी हो चुका है, इनवॉइस भी इशू हो चुका है, पेमेंट भी इशू हो चुका है, पेमेंट भी कर दिया, तो अब क्या फर्क पड़ता है रेट चेंज होने से, जब ट्रांजैक्शन ही खत्म हो गया, तीनों एक्टिविटी हो गई, तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल ही नहीं है। सेक्शन 14 तभी आ रहा है जब इसमें ये सब चीजें चल रही थी और इन बिटवीन रेट चेंज हुआ। आया समझ में, तो इसलिए वो बिफोर बिफोर वाला कॉम्बिनेशन तो यहाँ सेंस रखता ही नहीं है, अपने उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ बिफोर है तो ऑब्वियसली यहाँ आफ्टर आफ्टर ही आएगा, ऑपोजिट आएगा। और अगर दोनों ही आफ्टर है तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, विच एवर इज अर्लियर। फिर अब रेट तो नया ही लगने वाला है, तो जितना जल्दी हमें पैसा मिल जाए उतना अच्छा है ना, तो इसलिए इन दोनों में से क्या बोल दिया उन्होंने, विच एवर इज अर्लियर, और गारंटी इसमें न्यू रेट ही आने वाला है। अब देखो उल्टा भी हो सकता था ना, 5 के बदले मतलब 12% के बदले 5% रेट हो गया, ये भी तो हो ही सकता था। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे जब रेट की बात कर रहा है तो वो रेट में विच एवर इज हायर लोअर पे नहीं चल रहा है, वो कंसेप्ट पे चल रहा है कि लॉजिकली क्या सही है। अब उसमें हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आते आते अगर 12 का 5 हो गया तो आपका फायदा भी हो सकता है, और 5 का 12 हो गया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन नंबर्स, उसमें हायर लोअर का कंसेप्ट नहीं है। क्लियर। सेकंड कॉम्बिनेशन में आप देखो, सप्लाई इज डन बिफोर, इनवॉइस इज इशूड बिफोर एंड पेमेंट इज डन आफ्टर। तो सिलेक्ट कौन सा हो रहा है पता है, बिफोर वाला। ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ऊपर बिफोर अज्यूम किया ना, तो दोनों आफ्टर आफ्टर है, मतलब ऑपोजिट है, तो विच एवर इज अर्लियर ही आना है। ऊपर बिफोर अज्यूम किया तो जो ऑपोजिट्स हैं, बिफोर आफ्टर आफ्टर बिफोर, उसमें सिलेक्ट कौन सा हो रहा है, बिफोर वाला। देखो यहाँ पे भी देख लो, सही है, यही सिलेक्ट हो रहा है।
तो ये आपको पूरा टेबल ऐसे याद हो जाएगा कि आप खुद भी बना सकते हो, आपको एक एक एंट्री वैसे सोचने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम में अगर आप खुद भी पूरा ड्रॉ करना चाहोगे ना तो विद इन 30 सेकंड्स वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको उसका लॉजिक समझ आ गया, क्लियर हुआ, ये पता चला, ठीक है। अब ये देखो मैंने नोट्स में आपको ये टेबल दिया हुआ है ऑलरेडी, पेज 49 पे अगर आप फर्स्ट टेबल देखोगे ना उसमें बात लिखी हुई है। वो टेबल के ऊपर ना सिर्फ प्रोविजन और टैक्सेबल सर्विस लिख दिया है, तो सर्विस से कंफ्यूज मत हो ना, वो गुड्स एंड सर्विस दोनों ही आना चाहिए। आगे जब आप सेक्शन पढ़ रहे हो ओरिजिनल सेक्शन 14 तो उसके टाइटल में दोनों चीज क्लियर की है कि भाई ये सेक्शन गुड्स में भी एप्लीकेबल है और सर्विसेज में भी एप्लीकेबल है। वो टेबल बनाते टाइम ऊपर ना हेडिंग में मैंने सिर्फ टैक्सेबल सर्विस लिख दिया, तो दैट इज जस्ट करेक्शन, आप कर दो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। फिर घर जाके पढ़ोगे डाउट आएगा, बोले सर इसमें खाली सर्विस लिखा है तो ये सेक्शन गुड्स के केस में एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल एप्लीकेबल है, दोनों सेक्शन 12 और 13 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो देखो पहला टेबल वही है जो अपन ने बनाया, कंप्लीट पूरा समझ आ गया। अब ऐसे ही दूसरा टेबल रहेगा, टोटल 6 कॉम्बिनेशन है, 3 हमने कवर कर लिए, अब बाकी के 3 देखने। अजम्पशंस चेंज कर देते हैं ना, आप बताना क्या होना चाहिए फिर। सप्लाई को पहले बना देते हैं आफ्टर। अजम्पशन जो बेसिक था, मतलब ये कंडीशन को अपन ने स्टैटिक कर दिया, फिक्स कर दिया, डेट कुछ भी हो मैटर नहीं करता। बट अगर यहाँ आफ्टर है तो यहाँ क्या आएगा? बिफोर आएगा ना, ये भी चेंज हो जाएगा। अब डेट्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको कंसेप्ट पता है तो चलेगा। भाई ये भी बिफोर हो गया, ये भी बिफोर, क्या सिलेक्ट होगा दोनों में से? विच एवर इज अर्लियर, सेम ही लॉजिक रहने वाला है। रेट कौन सा आएगा? ओल्ड रेट है ना, बिफोर है ना दोनों, ये दोनों चीजें इसके पहले हो रही थी, इनमें से जो भी सिलेक्ट होगा उस दिन तो ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल होगा, तो ओल्ड रेट जो भी रहेगा वही आएगा। आया समझ में? अब ये वाले कॉम्बिनेशन में जैसे एक बिफोर और एक आफ्टर, कौन सा सिलेक्ट होगा? आफ्टर, क्योंकि ये आफ्टर है ना यहाँ पे, तो ये वाला सिलेक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर जो है वो हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब उस दिन रेट कौन सा लगेगा? न्यू वाला। तो ये जो ओल्ड रेट था इसके बदले कौन सा आ गया? न्यू। यहाँ पे भी आफ्टर वाला ही सिलेक्ट होगा, बिफोर वाला नहीं होगा, तो ये डेट सिलेक्ट हो जाएगी, ये डेट ऑफ पेमेंट के बदले ये इनवॉइस हो जाएगा, और यहाँ पे रेट कौन सा लग जाएगा? न्यू। आ गया समझ में? तो आपको पूरा टेबल ऑल 6 कॉम्बिनेशन आपको याद हो गए। अब ये 6 कॉम्बिनेशन मतलब 6 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन की वो डेट्स आपको एमसीक्यू में दे देंगे, टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकाल के बताना होगा और रेट बताना होगा कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड या न्यू। आया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है। तो सेक्शन 14 में देख लो, सेकंड टेबल भी अपना कंप्लीट है। किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी, एक बार आप टेबल पूरे दोनों टेबल एक बार रेफर कर लो, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। सेक्शन में जितना बताना था मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। अब एग्जाम के लिए ना आपको पेज 48 पे जो वो कंडीशंस दे रखी है वो आपको पढ़नी है, नहीं पढ़नी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वही 6 पॉसिबिलिटीज हमने टेबल में देख ली, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स है। तो 14 का क्लॉज ए, उसमें 3 कंडीशंस, क्लॉज बी में 3 कंडीशंस, वही हमने देखी, 3 बिफोर वाली 3 आफ्टर वाली, खत्म हो गया। तो कोई एक चीज़ आप रिवाइज कर लोगे तो इनफ है, टेबल से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट 14th वाला क्लियर हुआ। इसमें एक और भी कंडीशन है जो टेबल के नीचे आपको दिख रहा है ना, 4 वर्किंग डेज वाला कुछ लिखा हुआ है, वो एक पॉइंट है, लेकिन मैं उसको आज नहीं ले रहा हूँ, फिर वो थोड़ा हेवी हो जाएगा। पहले बेसिक कंडीशंस क्लियर हो जाए ना, फिर अपने उस पर जाएंगे सम्स के साथ तो चलेगा। ठीक है, बस सेक्शन कंप्लीट यहाँ पे। अब ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं वो मुझे कंप्लीट कराने हैं, और इन बिटवीन जो ये कंडीशंस अपन ने पेंडिंग रखी है वो एक सेशन और चाहिए इसके लिए। आज के लिए सेक्शन 14 पे अपने एंड करते हैं, सम्स फिर मैं कल ही आपको स्टार्ट करवाऊंगा, तो एक दिन में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मीनवाइल आप खाली सेक्शंस एक बार रिवाइज करके आओ, मोर देन इनफ। ठीक है।